हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस प्लस टीवी। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 8 चैप्टर एंड चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि सेल्स क्या होते हैं और इनकी स्टडी क्यों जरूरी है, from where it came into. Okay, so first of all let me introduce you to the living world. हमें पता है there are many things around us which we consider in living world. Okay, हम मानते हैं कि वो चीजें कैसी हैं, लिविंग हैं, ठीक है। तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, एक there is a characteristic of living organisms that their body has a structural organization. अब ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे शुरू होती है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की हम बात करेंगे तो वो होते हैं सेल्स, ठीक है। सेल्स, व्हाट आर सेल्स? दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक बिल्डिंग, द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स, द ब्रिक्स आर joined टुगेदर एंड देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट वॉल एंड देन इट बिकम्स अ बिल्डिंग, ठीक है। जो ब्रिक्स हैं वो ज्वाइन होकर वॉल बनती हैं, वॉल्स ज्वाइन होके रूम बनती हैं, रूम्स ज्वाइन होके बड़ी सी बिल्डिंग बनती है एंड देन दैट बिल्डिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हाउस। द सेम वे ह्यूमन बीइंग्स हैव अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और वी शुड से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, द सेम टाइप ऑफ सेल्स, the same type of cells that work together, that work similar way, they form a tissue. So a tissue is a group of cells that are similar in structure and function. Okay, when the different tissues they start working together, जो same type के tissues होते हैं, when they work together they form an organ. वो बन जाते हैं एक ऑर्गन। और जब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि 7th क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, माउथ, esophagus, stomach, intestine, small intestine, large intestine, rectum, and then anus. These are different organs. When they join together to perform a function of digestion in the body, that becomes an organ system. Okay? और जब different organ systems organize हो जाते हैं एक particular body के अंदर, तो वो complete body बन जाती है, body of the लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यही होता है। सेल्स होते हैं, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स ज्वाइन होके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज ज्वाइन होके ऑर्गन्स बनते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ज्वाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एंड देन the different organ systems they are compiled together into the body of the organism. Okay, my children, please watch this video till the end, क्योंकि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी आपके साथ वीडियो के एंड में, so that you can recapitalize all the concepts which we have done, और ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। Okay, so please don't forget and watch the video till the end. So let's continue. यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर होता है, जिसमें वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज डिस्कवरी ऑफ सेल्स। तो बेटा, डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं। इन 1665 there was an English scientist. English scientist का मतलब ये नहीं है कि वो English language के scientist थे। English scientist का मतलब है he was an English. He was from England. Okay, his name was Robert
Hooke. He was actually studying the cells of a cork under simple microscope. बड़ा ही बेसिक सा जो माइक्रोस्कोप था उनके पास उस टाइम पे अवेलेबल. He was just observing the cork. Dried cork होती है, उसके स्लाइस को he was observing and he found there are small compartments. कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट्स बने हुए उनको नजर में आए. He observed such kind of compartments inside in that slide. Okay, so basically that was the very first time such kind of compartments were observed by Robert Hooke and he gave them the name cells. Okay, actual में what happened, these cork cells were actually the dead cells, right? The living cells were observed by some other scientist. His name was Anton van Leeuwenhoek. जो लिविंग सेल्स थे उनको ऑब्जर्व किया सबसे पहले एंटॉन वैन ल्यूवेनहॉक. Okay, so Robert Hooke in 1665 discovered the cells, but he discovered only the dead cells. उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था उन्होंने सिर्फ डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था. So later on the work extended by Anton van Leeuwenhoek and he was successful in observing some living cells. Let's talk about the next topic which is again going to be a very important part और इसमें से important questions भी बनते हैं. Let's talk about the next topic, cell theory. सेल थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी. जैसे हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स में वी हैव डिफरेंट डिस्कवरीज और उसके बाद उन सभी डिस्कवरीज को कंपाइल किया जाता है स्टूडेंट्स. तो द सेल थ्योरी वाज आल्सो अ कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ 3 साइंटिस्ट्स. ओके, लेट मी टेल यू देयर नेम्स. टी श्वान, M. Schleiden, and the third one is R. Virchow. तो ये जो 3 साइंटिस्ट्स थे, थियोडोर श्वान, मैथियास श्लीडन एंड रूडोल्फ वर्चॉ, इन तीनों का कोलैबोरेटिव काम था जिन्होंने हमें सेल्स के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली दी इन द फॉर्म ऑफ अ सेल थ्योरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी. Here it is. सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या थे बेसिकली? द फर्स्ट वन वाज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी किस चीज से बने हैं? सेल से बने हैं. दैट वाज द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट. द सेकेंड पोस्टुलेट वाज दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का सेल जो है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. द थर्ड वन वाज जितने भी सेल्स हैं द सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब पहले से जो सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं. द सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing cells. The new cells basically हमें कहना चाहिए कि जो new cells हैं they arise from the already existing cells. And finally all cells are of similar type. All cells are
केमिकली सिमिलर। अभी ये क्यों कहा मैंने? केमिकली सिमिलर का मतलब ये है दैट जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टाइप के सेल्स हैं, दे ऑल आर हैविंग सेम केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके, मतलब वो एक ही तरीके से बनी हुई हैं, बस डिफरेंस क्या है उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में। देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट फंक्शंस। अब यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेट्स टॉक अबाउट वेरिएशंस इन सेल्स। आज हम यही 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एंड जस्ट आफ्टर दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, वेरिएशंस इन सेल्स। अभी इस वेरिएशंस का मतलब क्या है? वेरिएशंस का मतलब ये है दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, वी हैव वैरायटी ऑफ सेल्स अराउंड। ठीक है, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यूज बना रहे हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बन रहे हैं। तो ऐसा कैसे होता है? डिफरेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं? बिकॉज द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएशन इन नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स द ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, unicellular and multicellular। अभी बायो में क्या होता है बेटा? द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज hidden inside it. There are the words are made up of, the one word is made up of generally 2 or 3 words. Okay, so let's see unicellular, यहां पर भी ऐसा ही है। multicellular, uni means one, cellular means cells, and multi means many, cellular means cells. So here the word is self-explanatory. It is showing to you that अगर कोई बॉडी, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है, the organism is known as unicellular। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा, इररेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, एक ही सेल के अंदर बॉडी के सारे प्रोसेसेस होते हैं। देयर आर नो डिफरेंट सिस्टम्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। इसके अलावा अमीबा के अलावा पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ठीक है, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर जनरली हमें सब दिखाई देते हैं, लाइक ह्यूमन बॉडी इज अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं, जनरली ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर माइक्रोस्कोपिक। मतलब हम इन्हें न्यूड आईज से नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी देम थ्रू नेकेड आई, वी नीड सम हेल्प, वी नीड सम एड लाइक अ माइक्रोस्कोप। बट इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर, तो जितने भी ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स which we can see are known as multicellular organisms. Okay, then that was the variation according to their numbers. दूसरा वेरिएशन आता है according to their sizes. कुछ सेल्स ऐसे हैं which are very very small and are microscopic. As I said earlier that the cells can be very very small, जो इतनी छोटी हो सकती हैं जो हमें न्यूड आइज से दिखाई नहीं देंगी। We need some microscope to observe them. तो उनको बोलते हैं microscopic cells and the other are macroscopic. The macroscopic ones are bigger in size. They can be seen by nude eyes even. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इनके मैं आपको दूंगी। अच्छा, इफ द साइज ऑफ द सेल इज स्मॉल और बिग, दैट डजंट मीन कि एनिमल का साइज बड़ा या छोटा होगा। इन आवर बॉडी इवन, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी में भी ऐसे सेल्स हैं जो इतने स्मॉल हैं दिखाई ही नहीं देते हैं, बट दे ऑल आर जॉइंड टुगेदर टू मेक अ ह्यूज ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट एग सेल ऑफ द ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के एग की बात करें तो वो एक ही सेल है बट इट्स अ ह्यूज सेल।
बहुत बड़ा सेल है, वी कैन सी दैट। तो अभी वो एक सेल इतना बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत बड़ा होगा, दैट डजंट मीन। सो द साइज ऑफ द सेल डज नॉट डिसाइड वेदर द साइज ऑफ द एनिमल बियरिंग दैट सेल विल बी लार्ज और स्मॉल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वेरिएशन इन शेप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हमारे पास मस्कुलर सेल्स होते हैं इस टाइप के, दे आर स्पिंडल शेप्ड, ये हैं हमारे मसल सेल्स, ठीक है। अभी इनका शेप ऐसा क्यों है? वाई आर दे गिवन सच काइंड ऑफ शेप? दे आर गिवन सच काइंड ऑफ शेप बिकॉज मसल्स have to contract and relax to make our bones move, to make our body parts move, ठीक है। तो अगर ये इस शेप की नहीं होगी तो इनको contraction और relaxation में help नहीं मिल पाएगी। So they are given such kind of shape to make their function easy according to their function. Next we'll talk about WBC. WBC जो होती है बेटा, WBC basically is a white blood cell. It's a cell of immunity. It's a part of blood. Okay, तो इसका शेप कैसा होता है? Irregular. Now it has been given irregular shape which can be changed. इसको ये शेप इसलिए दिया जाता है so that it can easily squeeze out through the small capillaries. जहां पे भी इनका टारगेट साइट है वहां पर ये इजीली पहुंच पाए। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। न्यूरॉन होता है हमारा, इट इज समथिंग लाइक दिस। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ओके, दिस काइंड ऑफ इलोंगेटेड, ये हमारी बॉडी का बिगेस्ट सेल है। दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, न्यूरॉन। ओके, अभी इसका शेप ऐसा किस लिए होता है? बिकॉज न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड एंड टू मेक वायर्स लाइक सिस्टम इन आवर बॉडी सो दैट दे कैन कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या होते हैं? दीज आर दी मैसेजेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द ब्रेन, फ्रॉम द ब्रेन टू द रिसेप्टर्स। ओके, वो हमने रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में पढ़ा है। सो for that the neurons are given such kind of elongated shape. So different shapes of the blood of the cells are given to them just because of their different functions, so that वो अपने अपने functions को अच्छे से कर सके। So that was all about the introduction and these 2-3 topics. So now it's time for some quick revision. Let me give you a few questions to revise. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, you have to name them. A group of cells that are similar in function. What do we call it? Yes, you can try. We call it tissues. Okay. Then our second question comes. Can you give an example of unicellular organism? Unicellular. मैंने वीडियो के बीच में बताया था. I gave you 2-3 examples, so we can write the simplest one, amoeba. कई students इसे amoeba भी बोलते हैं, but that's not amoeba, it's amoeba. Please learn the pronunciations properly. Yes. Name one irregularly shaped cell in body. Irregular shaped cell in the body. I told you, come on, try to recall. Yes, very good. That's a
WBC. WBC is the white blood corpuscles or white blood cells. Next question. The longest cell in the human body. अभी बताया था is, it can be given two names, neuron or nerve cell. You can also call it a nerve cell. And the last question for the day, cell was discovered by an English scientist, Robert Hooke. So my dear children, that's all for today. आज के लिए इतना ही. अभी हमने हाफ लेसन कवर किया है. In my just next video, I will be covering the rest of the topics of this chapter. So please stay connected. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, because now I am going to upload the videos regularly, topic wise, chapter wise. Okay, so that it may be more helpful for you guys. Okay, so stay connected. Take care. Keep watching. Bye bye.